हे यू नो व्हाट, कल से मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, आई जस्ट फील लाइक टेकिंग एन एडमिशन किसी स्कूल में दोबारा से और एजुकेशन करना शुरू कर दूँ। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, ये इतनी एक्साइटिंग है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आई फील कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकती थी अगर उस आज मैं एजुकेशन स्टार्ट करूँ। पहले ये देखें कि ये जो पॉलिसी आई है ये क्यों आई है। इमेजिन 34 ईयर्स से हम पुरानी 1986 की पॉलिसी को डिस्कस कर रहे थे और आज तक ये सिर्फ तीसरी पॉलिसी है जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुई है जो एजुकेशन पर आई है और ये कल आई है। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें 3 तरह की अप्रोच है। पहली है जो स्कूल्स को कंसर्न करती है। टोटल 27 मेजर पॉइंट्स हैं, उसमें से 10 स्कूल्स के लिए हैं, 10 हायर एजुकेशन के लिए हैं और 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं। अब ये नहीं है कि ये 10 और 10 बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस है और अगर प्रोसेस है तो ये थोड़ा ओवरलैप करेंगे। लेकिन लेके क्यों आए हम 34 ईयर्स के बाद, हमने क्यों ये पॉलिसी को पूरा रिव्यू किया। सबसे पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हमारा एम है कि हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट और एजुकेशन रेट 100% हो। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 2030 होना चाहिए, 2030 तक 100% स्कूल्स में, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन का 50% होना चाहिए अगले 5 सालों में। हायर एजुकेशन में भी कम से कम 50% बच्चे एनरोल्ड होने चाहिए। हमारा टारगेट है, इससे ऊपर भी हो सकता है। ये जो पॉलिसी है इसमें जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं, ऐसे 2 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हम वापस लाना चाहते हैं। इसमें मेजर जो रिफॉर्म्स हैं, सबसे पहले हम स्कूल के एजुकेशन रिफॉर्म्स स्टार्ट करते हैं नीचे से लेकर। अभी तक जो हमारी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी 10+2 स्ट्रक्चर पर। 6 साल से लेकर क्लास 1 टू क्लास 10th हमारा एक ही रिव्यू होता था, वो होता था क्लास 10 में। उसके बाद बस 2 साल का 16 to 18 ये एज लिखी हुई है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो 16 से 18 साल में हम जो 11th और 12th करते थे उसका एक रिवैल्यूएशन होता था। बट अब एजुकेशन पॉलिसी में हम हर स्टेज पर बच्चे को इवैल्यूएट करके उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला है 3 to 8 ईयर्स, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, क्लास 2 तक। उसके बाद 8 से 11, 3rd से लेकर 5th तक, फिर 6th to 8th, और फिर 9th से लेकर 12th तक। इस तरह से हमारा हो गया 5 + 3 + 3, और इसके बाद हमारा +4। एजुकेशन उतना ही साल का रहा, लेकिन हमने उसका फॉर्मेट चेंज किया है। इसमें जो है पेडागोगिकल फ्रेमवर्क में भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन 8 ईयर्स की है, होम साइंस के स्टूडेंट्स तो आई एम श्योर बिल्कुल जानते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर क्या होता है। उसमें पेडागोगिकल फ्रेमवर्क किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क नहीं किया। मतलब स्कूल्स को बहुत जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने जो फैसिलिटीज़ हैं उनको नहीं बदलना है, सिर्फ टीचिंग मेथडोलॉजी जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में चलती है उसमें चेंजेस लेकर आने हैं। अब ये जो 4 स्टेजेस हैं, सबसे पहली 3 to 8 है प्री स्कूल ईयर्स, जो कि फाउंडेशन ईयर्स है। 8 to 11 है प्राइमरी, जो कि प्ले और एक्टिविटीज़ में बच्चा आगे सीखेगा। उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाएगी। फिर 6th to 8th क्लास वो है मिडिल। मिडिल में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मिलेगा और बच्चा इसमें एक्सप्लोर करके अपने सब्जेक्ट्स को सीखेगा, बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रेस नहीं देना है। और फाइनली सेकेंडरी, जो कि है 9th से 12th तक, ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगी। मतलब जो अभी तक था ना कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो या साइंस के स्टूडेंट्स हो, उस हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स होते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है और बायो के साथ आपको लगता है कि आपका आर्ट बहुत अच्छा है, तो आप एक आर्टिस्ट वाले डॉक्टर भी बन सकते हो। आप बायो के साथ मैथ्स, फिजिक्स, साइंस लेना ज़रूरी नहीं है, आप अपना फाइन आर्ट्स भी ले सकते हो, म्यूज़िक ले सकते हो, डांस ले सकते हो। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको सिर्फ अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। तो साइंस और आर्ट्स का जो कंसेप्ट है इसको ख़त्म कर दिया है। उसके बाद कुछ और मेजर पॉइंट्स, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये प्राइमरी स्कूल्स में अगले 5 सालों में बन जाना है। किस लिए? कि आज जो बच्चा 5th क्लास से बाहर निकलता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बुक पढ़ना, लिखना, उसे समझना और मैथ्स के बिल्कुल बेसिक्स प्लस माइनस भी नहीं आते। तो ये जो मिशन है अगले 5 सालों में, इसको टारगेट लेके चला है कि जो भी बच्चा प्राइमरी स्कूल करके आता है उसको रीडिंग, लर्निंग और सिंपल मैथ्स आनी चाहिए। फिर जो 21st सेंचुरी की जो टेक्नोलॉजी है उसको एजुकेशन में इंटीग्रेट करना है और मैथमेटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप करनी है। ये नहीं उसने कहा है कि मैथ्स सिखाना है, सिर्फ मैथमेटिकल
थिंकिंग। तो इसके लिए ये भी प्लान है कि 6th क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाए, जो आज हम 12th तक भी नहीं सीखते। इस कोडिंग से क्या होगा, बच्चों में मैथमेटिकल कंसेप्ट डेवलप होंगे। अगला है नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। बच्चों में रीडिंग हैबिट्स आज के टाइम में ख़त्म होती जा रही हैं, और ये रीडिंग जो हैबिट्स हैं ये बचपन से बनती हैं। तो स्टार्टिंग से ही बच्चे को मोटिवेट किया जाएगा कि वो पढ़े, और उसके लिए बुक प्रमोशन पॉलिसी आएगी। एग्ज़ाम्स का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह रीडिज़ाइन हो जाएगा, और ये रीडिज़ाइन होकर जो हमें अभी 2 पन्नों का रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। अभी रिपोर्ट कार्ड में एक तरफ लिखा होता है कि आपका बच्चा अच्छा है या बुरा है, और जो सी वाला होता है उसे कहते हैं तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और राइट हैंड साइड पर लिखा होता है बच्चे को डिसिप्लिन कैसा है। जो बच्चा बिल्कुल चुप रहता है, कुछ नहीं पूछता, उसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। जो बच्चा एक्टिव है, कुछ पूछता है, उसको कह देते हैं ये नेगेटिव है, बहुत शोर मचाता है। जो एक्टिविटीज़ में ही लगा रहता है उसको भी कह देते हैं पढ़ाई में तो बिल्कुल ज़ीरो है। अब आपको ये रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा। अब जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा वो मल्टी फेसेटेड होगा। सबसे पहले उसमें बच्चा अपने आप जो है इवैल्यूएट करेगा, स्टूडेंट इवैल्यूएट करेगा कि उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव क्या है। अगर उसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो वो कहेगा मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, मैं ड्राइंग में इंटरेस्ट लेता हूँ। फिर उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बताएंगे कि ये बच्चा किस तरह का है। इसको मैथ्स अच्छी नहीं आती लेकिन आर्ट बहुत अच्छी कर लेता। और फाइनल जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा टीचर का असेसमेंट, जिसमें टीचर बताएगा कि उस बच्चे के क्या क्या पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स। तो अब जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। अभी आपके रिपोर्ट कार्ड में होता था ना एक्स्ट्रा करिकुलर, अब वो नहीं है। अगर आपको आर्टिस्ट अच्छा लगता है, आप रेस में अच्छे हो, तो वो सब आप सब्जेक्ट की तरह पढ़ सकते हो। अब वो आपका सब्जेक्ट होगा। आपको उसके लिए अलग हॉबी को और अपनी पढ़ाई को अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हॉबी को अपना सब्जेक्ट बना के आगे बढ़ सकते हो, और ये सबसे अच्छा लगा मुझे इस पूरे में। फिर एक न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा जिसको नाम दिया है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये असेसमेंट सेंटर जो है नए तरह का, ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करेगा, सॉफ्टवेयर्स डेवलप करेगा, जिसके थ्रू हम बच्चे का असेसमेंट करेंगे। फिर बहुत ध्यान दिया गया है जेंडर इंक्लूजन फंड पर और स्पेशल एजुकेशन जोन्स पर। जेंडर के लिए जो लड़कियां हैं उनके लिए ध्यान रखा गया है। जो केजीवीपी है ये हमने पढ़ा भी था, बालिकाओं के लिए जो अलग स्कूल्स चल रहे हैं उनको 12th तक चलाया जाएगा। और जो स्पेशल एजुकेशन जोन्स डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये फाइनेंशियल डिसएडवांटेज भी हो सकता है, टेरिटोरियल भी हो सकता है। कुछ लोग दूर रहते हैं जो पढ़ाई डिस्टेंस की वजह से नहीं कर पा सकते। ये फिज़िकल डिसएडवांटेज भी हो सकता है, जो फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए भी हो सकता है अलग तरह के जोन्स आएंगे, कोई भी डिसएडवांटेज हो। फिर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स टीचर के लिए भी आएंगे। अभी टीचर का इवैल्यूएशन और असेसमेंट नहीं आया है, हालांकि वो पाइपलाइन में है, लेकिन टीचर्स के लिए स्टैंडर्ड्स ज़रूर आएंगे। कई बार कुछ टीचर्स अगर आप याद करो तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, और जो हमारे जैसे टीचर्स हैं या आगे कुछ अपने करियर में बढ़ भी गए हैं, उन्हें भी अपने कुछ टीचर्स तो इसलिए याद होंगे बहुत अच्छे थे, कुछ इसलिए भी याद होंगे कि यार उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया। तो उनके लिए भी एक बेसिक स्टैंडर्ड्स आएंगे। और ये जो मैंने आपको पहले ही बताया, साइंस और आर्ट्स और करिकुलर है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आप उसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है तो आप गिटार को एज अ सब्जेक्ट ले लो। ड्राइंग अच्छा है आपका, स्कल्पचर अच्छा है, तो आप उस तरह के सब्जेक्ट्स को मेन सब्जेक्ट की तरह लेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट इस वजह से नहीं आता कि उनको बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ब्रिलियंट हैं, जीनियस हैं, ऐसे 2-3%, 4% जो हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं जो ब्रिलियंट हैं, उनके लिए अलग तरह से एजुकेशन होगी। उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दिए जा सकते हैं, नया करिकुलम उनके लिए आ सकता है, और बाकी बच्चों के लिए करिकुलम को कम कर दिया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा है इस साल आया था बेसिक मैथ्स और एडवांस्ड मैथ्स। जिनको सब्जेक्ट आगे परसू करना है वो एडवांस्ड सिंपल मैथ्स लेंगे, जिनको सिर्फ पढ़ना है वो बेसिक मैथ्स। इस तरह की चीज़ें हर सब्जेक्ट में आएंगी ताकि आप उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज ले लो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो करिकुलम कम हो जाएगा और ध्यान दिया जाएगा एक्सप्लोरेशन पे कि आप एक्टिविटीज़ से सीखें। लाइफ स्किल्स बच्चों को सिखाई जाएंगी, और हर बच्चे को एक ना एक स्किल, वोकेशनल स्किल सीखनी ज़रूरी है। अब ये बहुत इसमें भी एक चेंज आया है, वोकेशनल इंटीग्रेशन अब 6th क्लास से आ जाएगा। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आई है कि आपके 10 दिन जो होंगे वो बैगलेस होंगे। अब बैगलेस मतलब आपको स्कूल नहीं आना,
इसमें आपने जो भी चीज़ ऑप्ट करी है, मान लीजिए आपने कारपेंट्री ऑप्ट करा है, आपने पेंटिंग ऑप्ट करा है, आर्ट ऑप्ट करा है, या आपने कोडिंग ऑप्ट करी है, आपने जो भी चीज़ अगर ऑप्ट करी है, आप उससे रिलेटेड कोई भी अच्छी चीज़ सीख सकते हो और वहाँ पर आपको बिना बैग के जाना और सिर्फ एक वो स्किल आप सीखोगे। अगर आपको कारपेंटर बनना है तो आप ये सीख सकते हो, अगर आपको आर्ट सीखनी है, आप जो भी चाहो इन 10 दिनों में आप उसके स्पेशल जने के पास जाकर, या कुछ ऐसे सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे जहाँ पर आप 10 दिन जाकर ट्रेनिंग लोगे। इसका मोटिव है कि जब कोई भी बच्चा स्कूल से निकले वो सिर्फ नौकरी ना ढूंढे, और अगर कल को नौकरी नहीं मिलती तो वो डिप्रेशन में जाए ना जाए, वो अपने वोकेशन को अपने बिजनेस की तरह भी आगे बढ़ा सकता है और उसी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो अब उसे ये करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अपने लिए इंडिपेंडेंट बिजनेस चला सकता है। अब हम आते हैं हायर एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे। हायर एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है वो भी बड़े होलिस्टिक कर दिए हैं, जो अभी तक बिल्कुल अलग अलग था सबको जोड़ दिया है। जो करिकुलम है वो बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया है, और जो क्रिएटिव कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने आपको अभी स्कूलिंग में बताया, अब ये हायर एजुकेशन में भी है। तो अगर कोई डॉक्टर है जिसे डांसिंग में इंटरेस्ट है, जिसे पियानो बजाना अच्छा लगता है, वो अपने मेडिकल फील्ड के साथ साथ एक सब्जेक्ट पियानो बजाना, फाइन आर्ट्स का, स्कल्पचर का ले सकता है। तो आपको कोई भी हॉबी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शायद अगर ये हमारे टाइम में रहा होता तो हमने भी आज की डेट में कुछ एक छोटा मोटा एंटरप्राइज शुरू कर दिया होता। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब जो बैचलर्स है, अभी तक हमारा था ज़्यादातर 12+3, मतलब आप 3 साल 12 साल पढ़ाई करके 3 साल का बीएससी या बीए करते थे, 4 साल का बीटेक होता था और 5 साल का एमबीबीएस या मेडिकल। लेकिन अब ये जो 3 साल का कोर्स है ये अब हो गया है 4 साल का, और ये 4 साल में भी सबसे अच्छा पॉइंट है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट हैं। मतलब अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का करा और ये 4 साल का जो कोर्स है इसको आपको 1 साल के बाद छोड़ना पड़ा किसी वजह से, तो अभी तक क्या होता था, 1 साल या 2 साल बाद अगर छोड़ना पड़ा तो ये होता था कि हम 12th पास ही रह जाते थे, हमें कोई डिग्री नहीं मिलती थी। पर अब क्या है, अगर आपको किसी वजह से यहाँ पर पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो ये जो 2 साल हैं ये आपके डिजी बैंक में इकट्ठे हो जाएंगे, और एक टाइम गैप दिया है 1 साल या 2 साल का, उसमें अगर आप वापस आते हो तो आपको ये दोनों साल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ आप 3rd ईयर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा क्या अच्छा है कि अगर आपने 1st ईयर कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप 12th पास नहीं रहोगे, आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही गया। 2 साल कर लिया तो एडवांस डिप्लोमा, 3 साल कर लिया तो डिग्री, और अगर 4 साल कर लिया तो आपको सीधे बैचलर्स विद रिसर्च मिल जाएगी। और इसीलिए अब एमफिल जो है उसको ख़त्म कर दिया है, इसके बाद आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। जिस तरह हमारा सेविंग बैंक होता है ना कि हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, वो जुड़ते हैं, उसी तरह हमारा एक डिजी लॉकर खुलेगा। जो बच्चे 12th के हैं उन्हें ज़रूर पता होगा डिजी लॉकर, उसमें ये डिग्रियां हमारी इकट्ठी होती जाएंगी और जब भी हमें ज़रूरत होगी हम इन डिग्री को दिखाकर यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है और जो चेंजेस हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी आएगी जो कि ग्लोबल लेवल की होगी, हर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी को टैली करेगी। एक रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी आएगा। यूएस वगैरह में नेशनल फेलोशिप फाउंडेशन है जिसमें वो जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं वो साइंस की रिसर्च कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ इसको रिसर्च फाउंडेशन का नाम दिया है क्योंकि आप साइंस हो, आर्ट्स हो, आप किसी भी फील्ड में अगर रिसर्च करना चाहते हो तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में जाके ग्रांट ले सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को सैंक्शन करा सकते हो। फिर है हायर एजुकेशन कमीशन, एक इंडिया में बनेगा। अभी तक हमारे पास बहुत सारे थे, जैसे एक यूजीसी था जो कॉलेजेस को डील करता था, एआईसीटीई है जो टेक्निकल एजुकेशन को डील करता है। ये सारे अब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ एक रहेगा हायर एजुकेशन कमीशन, और ये पूरी इंडिया के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा। प्राइवेट हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, सबके लिए सेम रेगुलेशंस होंगी, क्रेडिटेशन की भी और एकेडमिक सेंटर्स की भी। और एक बहुत बड़ा पॉइंट, जो फ़ीस आज हमारी रेंज से बाहर जा रही है, ये जो एजुकेशन कमीशन है ये फ़ीस की कैप लगाएगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, कोई भी कॉलेज उससे ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकता है ना। ये बहुत अच्छी खुशखबरी। फिर कॉलेजेस जो हैं, अभी आपने देखा होगा जैसे आईपी यूनिवर्सिटी है या बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सीसीएस मेरठ यूनिवर्सिटी है, कई कॉलेजेस कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ 500-500 कॉलेजेस लगे हुए हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या करती हैं, इन 500 कॉलेजेस का सिर्फ एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराती रह जाती हैं, कोई भी नया काम, कोई भी इनोवेशन वहाँ नहीं हो पाता। तो अब क्या होगा,
हर कॉलेज को ऑटोनॉमी मिलेगी। कॉलेज जो है ग्रेड करे जाएंगे, बच्चे नहीं। कोई कॉलेज A+ होगा, A होगा, B होगा, C होगा। तो ये जो A+ कॉलेज है इसको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, ये अपने कोर्सेज भी ला सकता है, बच्चों का एडमिशन भी कर सकता है, एग्ज़ाम भी करवा सकता है। जो A वाले कॉलेजेस हैं इसको इससे थोड़ी सी कम ऑटोनॉमी मिलेगी। जो B वाले होंगे इनसे कहा जाएगा भैया थोड़ी मेहनत करो और A और A+ के पास आओ, उस तरह से तुम्हें ऑटोनॉमी मिलती जाएगी। तो अभी जो हर कॉलेज में बार बार विजिट होता है ना और नए नए तरीके निकलते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। फिर एक होगा नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। जो अभी टीचर्स हैं वो जो रिटायर हो जाते हैं उनके साथ उनका एक्सपीरियंस और स्किल चला जाता है। अब वो जो है प्रेजेंट जो स्टाफ होगा उसको मेंटोर कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो एक तरह से हमारा नॉलेज बैंक बनता जाएगा। और ध्यान रखो जो बच्चे टीचिंग में जाना चाहते हैं, टीचिंग मुश्किल होने वाला है। 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री होगी और उसमें जब आप क्लियर करोगे तभी आप जा सकते हो। CTET वगैरह सब कंपलसरी हो जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स होंगे, मैंने आपको बता दिया। अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स भी करना चाह रहे हो तो भी आपको अपनी हॉबीज़ को परसू करने का मौका मिलेगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो बच्चे स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए होगा। एक और बहुत बड़ा फीचर है, डिस्टेंस लर्निंग को अब इन क्लास लर्निंग के बराबर, रेगुलर कोर्स के बराबर लाया जाएगा। इसका क्या एडवांटेज है, जो लोग बहुत दूर रहते हैं ना मेट्रो से, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, उन्हें कई बार पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। जब डिस्टेंस लर्निंग अच्छा हो जाएगा तो ये बच्चे भी पूरा पढ़ जाएंगे और इनको भी पूरे मौके मिलेंगे। और इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कंटेंट बनाया जा रहा है। जैसे अभी पैंडमिक था, आप नहीं जा पा रहे हैं कॉलेज, तो भी आप इस डिजिटल कंटेंट से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंक बनेगा आप पढ़ सकते हो। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम जो होगा, इसमें आप असेसमेंट के, प्लानिंग के, इन सब के लिए जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अब आप ध्यान दो हर जगह यूज़ होगी, लर्निंग में भी, असेसमेंट में भी, आगे के प्लान्स बनाने में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, इन चारों जगह होगी। और फिर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन भी प्लान हो रहा है, जो कि इंडिया की जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर हो सकता है। तो ये जो इंग्लिश का लोगों को एडवांटेज मिल जाता था ना, वो कम हो जाएगा। जो हिंदी वाले बच्चे होते थे, आप अगर नेट पे ढूंढो तो आपको इंग्लिश और हिंदी में ही मटेरियल मिलता है। कोई बंगाली है या तमिल है तो उनको ये डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस के भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब जो बाहर की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के बाहर, उनको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपना एक कैंपस इंडिया में खोलें। तो इंडिया के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंडिया में मिलेगा। और दूसरा एडवांटेज, इंडिया में बाहर के स्टूडेंट्स भी आएंगे और इंडिया का टूरिज़्म भी बढ़ेगा। फिर ये पॉलिसी जो है 100% यूथ और एडल्ट लिटरेसी को एम करती है। हमारा टारगेट है कि हमारी कंट्री में कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो इलिटरेट ना हो, और साथ साथ लिटरेसी के साथ साथ वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, वो दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल ना रहे। और सेंटर और स्टेट दोनों साथ में काम करेंगे। अभी तक GDP का सिर्फ 4 पॉइंट समथिंग एजुकेशन पे लगता था, अब ये बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ओवरहॉल हो सके। ये जो नए नए फीचर्स आ चुके हैं ये आगे बढ़ सके। तो है ना इंटरेस्टिंग, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, एक पूरी सीढ़ी तैयार कर दी गई है। और जो बच्चे अब एडमिशन ले रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये क्लियर होगा और आपको भी लग रहा होगा कि हमारी कंट्री में एजुकेशन अब सही दिशा में जा रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। इंजॉय करो अपनी लाइफ को और एजुकेशन को भी अब इंजॉय करो। नॉलेज इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी फन।